हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी के बारे में है जहां चोरों ने भागने का वो अजीबोगरीब तरीका निकाला जिसे बैंक रॉबरी के इतिहास में अब तक का सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन तरीका कहा जाने लगा। उन चोरों ने बैंक के अंदर घुसकर बैंक के लोगों को बंदी बनाया और जब पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया, तब उन चोरों ने पुलिस के सामने अपनी डिमांड्स रखी, जिसे मानने के लिए पुलिस तैयार भी हो गई और बैंक के बाहर उन चोरों के निकलने का इंतजार भी करने लगी। मगर ना तो उन चोरों ने अपनी डिमांड किए हुए पैसे लिए और ना ही बैंक के बाहर आए, और बैंक के अंदर से ही वो ऐसे रास्ते से फरार हुए जिसके बारे में ना तो पुलिस और ना ही बैंक के लोगों को पता चला। तो आखिर वो चोर बैंक में करने क्या आए थे? क्यों वो अपनी डिमांड किए हुए पैसे लिए बिना ही वहां से फरार हो गए? और आखिर वो कौन सा रास्ता था जिसके जरिए वो चोर बैंक से भागने में कामयाब हो गए? ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 27 जून 1995 को, जब जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के एक पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे वहां का अलार्म बजने लगता है। ये वो अलार्म था जो बैंक में चोरी होने पर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बैंक से बजाया जाता था, और इसके बजते ही पुलिस फौरन उस बैंक पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बैंक पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि चोरों ने कुल 16 लोगों को बंदी बनाया है, जिनमें बैंक के कर्मचारी और कस्टमर्स दोनों शामिल हैं। इन चोरों ने अपने चेहरे मास्क से छुपाए हुए थे और उनके हाथों में मशीन गन, पिस्टल और ग्रेनेड थे। अब पुलिस के साथ जर्मन स्पेशल फोर्स भी बैंक पहुंच चुकी थी और उन्होंने भी बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ अपने स्नाइपर्स भी उन्होंने आसपास की बिल्डिंग्स पर तैनात कर दिए। ये खबर पूरे बर्लिन में इतनी तेजी से फैलने लगी कि अब वहां मीडिया भी पहुंच गई और उन्होंने इस हादसे को न्यूज़ पर चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब यह खबर पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल चुकी थी। बैंक के बाहर का एरिया पूरी तरह आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज़ ने एक डायरेक्ट फ़ोन कनेक्शन बैंक के साथ स्टैब्लिश कर लिया, ताकि वो चोरों से बात कर सकें और उनकी डिमांड्स जान सकें। अभी पुलिस को पहुंचे आधा घंटा ही हुआ था कि तभी चोर बैंक के अंदर से एक बंदी को रिहा कर देते हैं, जिसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था कि उन चोरों को $12 मिलियन चाहिए हैं, और साथ ही साथ उसमें एक वार्निंग भी थी कि अगर पुलिस ने किसी भी तरह बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो सभी बंदियों को गोली से मार देंगे। तब पुलिस फैसला करती है कि वो चोरों से नेगोशिएट करेगी, ताकि वो पैसे देने से पहले कुछ बंदियों को छोड़ दें, और इसीलिए पुलिस उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करती है। मगर इन चोरों ने सभी फ़ोन लाइन्स को पूरे 5 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस के पास बाहर इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और आखिरकार शाम को 6 बजे वो चोर उस बैंक की एक औरत से बर्लिन के रेडियो स्टेशन में कॉल करवाते हैं। उस कॉल पर वो औरत रोते हुए ये कहती है कि उन्हें बचा लिया जाए, वरना ये चोर उन्हें मार देंगे। रेडियो स्टेशन में कॉल करवाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि चोर चाहते थे कि लोगों के रोने और मदद की आवाज़ पूरा शहर सुने, जिससे उन बंदियों को सिंपैथी मिले और पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज़ पर जल्द से जल्द पैसे लाने का प्रेशर बने। और हुआ भी बिल्कुल यही। पूरा शहर उन कैदियों के सपोर्ट में खड़ा हो गया और वहाँ मिलिट्री लाने की बात भी करने लगा। मगर पुलिस इन सभी मांगों को नकारते हुए फैसला करती है कि वो बैंक को चारों तरफ से घेर कर खड़े रहेंगे। उधर चोर भी पुलिस से बात करने और उनसे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, और यही सवाल बार बार पुलिस को परेशान कर रहा था कि आखिर वो चोर उनसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी पुलिस को बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। पुलिस इस आवाज़ से बहुत घबरा जाती है और उन्हें ये लगने लगता है कि चोरों ने बैंक में किसी बंदी को गोली मार दी है। और पुलिस ये फैसला कर ही रही थी कि अब वो अपना ट्रक लेकर बैंक में घुसेंगे। तभी बैंक के अंदर से एक चोर एक बंदी की कनपटी पर बंदूक लगाकर उससे बैंक के गेट पर लेकर आता है। गेट पर आने के बाद वो चोर पुलिस और मीडिया से चिल्लाकर कहता है कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो सभी बंदियों को गोली मार देंगे। चोरों के इस कदम का पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज़ पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब इस मामले को सुलझा कर रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने $4 मिलियन, जो कि मांगी हुई रकम का एक तिहाई हिस्सा था, उसे लेकर अपने एक ऑफिसर को शाम 7 बजे बैंक के अंदर भेजा। वो ऑफिसर अंदर गया और पैसे देकर वापस आ गया। वापस आने के बाद पुलिस ने उन चोरों से फिर से बात करने की कोशिश की कि अब वो कुछ बंदियों को रिहा कर दें, मगर सभी फ़ोन लाइन्स अब भी ब्लॉक थी। अब पुलिस को इंतज़ार करते हुए 3 घंटे और बीत चुके थे कि तभी एक चोर रात 10 बजे बैंक के अंदर से पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि वो उनके लिए बैंक के सामने एक बस का इंतज़ाम करें और बची हुई रकम उस बस के अंदर रख दें। पुलिस चोरों की शर्त को मान लेती है और एक बस में बाकी पैसे रखकर उस बस को बैंक के सामने लाकर खड़ा कर देती है। साथ ही साथ पुलिस ने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा था, ताकि वो उन चोरों का बस में पीछा करके उन्हें पकड़ सके। वो चोर दोबारा पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि वो लोग रात 2 बजे बस में बैठकर निकल जाएंगे। अब पुलिस रात 2 बजने का इंतज़ार करने लगती है और आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतज़ार था।
रात के 2 बजते हैं मगर बैंक से कोई बाहर नहीं आता। पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उन चोरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी और इस तरह 1.5 घंटा और बीत जाता है। अब रात के 3:30 बज चुके थे और तभी बैंक के अंदर से पुलिस को फिर से एक कॉल आता है। इस बार फोन की तरफ चोर नहीं बल्कि बैंक का मैनेजर था और वो पुलिस से कहता है कि सभी चोर नीचे बेसमेंट में गए थे और फिर वहां से वापस नहीं लौटे। ये सुनते ही पुलिस और जर्मन स्पेशल फोर्स अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के अंदर घुसते हैं और सबसे पहले वहां कैद बंदियों को छुड़ाकर बैंक के बाहर भेज देते हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी भी बंदी को ना तो मारा गया था और ना ही किसी को कोई चोट आई थी। सभी बंदियों को छुड़ाने के बाद स्पेशल फोर्स बैंक के बेसमेंट में पहुंचती है मगर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब उन्हें लगने लगता है कि चोर हो ना हो बैंक के वॉल्ट के अंदर छुपे होंगे। वो लोग वॉल्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वॉल्ट खोलते ही उसके अंदर फ्लैश बॉम्ब फेंक देते हैं। फ्लैश बॉम्ब का धुआं छटने के बाद जो नज़ारा स्पेशल फोर्स के सामने था, उसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो देखते हैं कि वॉल्ट के सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुले पड़े हैं और उनके अंदर का सारा कीमती सामान गायब है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। इसका साफ मतलब था कि ये चोर $4 मिलियन कैश और इन डिपॉजिट बॉक्स का सारा कीमती सामान लेकर बिना कोई सबूत छोड़े फरार हो चुके थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये चोर भागे कहाँ से, जबकि उन्होंने पूरे बैंक के कोने कोने को चारों तरफ से घेर रखा था। इस चोरी को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि इसे पूरे जर्मनी की सबसे स्मार्टेस्ट रॉबरी कहा जाने लगा। और इसे अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड महज एक हॉस्पिटल टेक्नीशियन था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उसने कई नौकरियां ढूंढी मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। तब उसने फैसला किया कि वो इस बैंक रॉबरी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम देगा। तो आखिर कौन था ये टेक्नीशियन और कैसे इसने इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग की और कैसे ये लोग चोरी के बाद बैंक से भागे, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। इस मास्टरमाइंड टेक्नीशियन का नाम था खालिद अल बराजी, जो सीरिया का रहने वाला था और सन 1986 में सीरिया छोड़कर जर्मनी आ गया था। जर्मनी आने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई थी, मगर जो सैलरी उसे उस काम के लिए मिल रही थी वो खालिद के हिसाब से बहुत कम थी। इस सैलरी से उसका गुजारा तो हो जाता था मगर वो अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। और यही वो वक्त था जब उसके जुर्म के सफ़र की शुरुआत होती है। अब खालिद हॉस्पिटल से दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स चुराना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उसने लोगों को ड्रग्स बेचना भी शुरू कर दिया। मगर ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सन 1991 से 1993 के बीच उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल में खालिद की मुलाकात आदिल नाम के एक शख्स से होती है। आदिल भी चोरी के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काट रहा था और वहाँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसी जेल में वो दोनों एक ऐसी बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं जिसने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। जेल से बाहर आने के बाद वो दोनों बर्लिन में बैंक्स की रेकी करना शुरू करते हैं ताकि वो एक सही बैंक को निशाना बनाकर उसमें चोरी को अंजाम दे सकें। इसी दौरान खालिद अपने भाई टोनी अलबराजी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। टोनी जो कि एक गैराज चलाता था मगर कमाई बहुत अच्छी ना होने की वजह से वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी उन दोनों को अपने गैराज के पास कॉमर्स बैंक नाम के एक बैंक के बारे में बताता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों फैसला करते हैं कि वो इसी बैंक को लूटेंगे। अब खालिद एक कस्टमर बनकर उस बैंक में पहुंचता है और वहां के मैनेजर से कहता है कि उसे अपना कीमती सामान रखने के लिए एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स चाहिए। जिसके बाद मैनेजर उसे बेसमेंट में ले जाकर डिपॉजिट बॉक्स का वॉल्ट दिखाता है। वॉल्ट के अंदर इतने सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स देखने के बाद खालिद की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इन डिपॉजिट बॉक्सेस में लाखों डॉलर्स का कीमती सामान है। अब आदिल और खालिद मिलकर चोरी की प्लानिंग शुरू करते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो लोग बैंक में सुरंग के रास्ते घुसेंगे। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वो लोग सुरंग खोदना शुरू कहाँ से करेंगे। तब टोनी उन्हें अपने गैराज के पास एक खाली पड़े गैराज के बारे में बताता है, जो बैंक से 200 मीटर की दूरी पर था। खालिद उस गैराज के मालिक से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो ग्रीस का एक बिजनेसमैन है और उसे अपनी छोटी मोटी मशीनें रखने के लिए खाली जगह चाहिए। जिसके बाद वो लोग उस गैराज को किराए पर ले लेते हैं। अब उन्हें ज़रूरत थी और बंदों की जो इस पूरे ऑपरेशन में उनका साथ दे सकें। तब आदिल 2 और बंदों को अपने साथ शामिल कर लेता है जो उसका चोरियों में साथ देते थे। अब उनका 5 लोगों का एक गैंग बन चुका था जो इस चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। गैंग बनने के बाद वो पांचों जून 1994 से सुरंग की खुदाई का काम शुरू करते हैं। खुदाई के काम को 3 चरणों में बांटा गया था। पहला ये कि 2 लोग सुरंग खोदेंगे और उससे निकलने वाली मिट्टी और रेत को सुरंग से बाहर लाकर रखेंगे। दूसरा ये कि 2 लोग लकड़ी और लोहे की रॉड का इंतजाम करके उसे टनल में सपोर्ट के लिए लगाएंगे ताकि टनल धंसने से बची रहे। और तीसरा ये कि 5वां आदमी गैराज के बाहर आने जाने वालों पर नज़र रखेगा
ताकि खतरा महसूस होते ही वो अंदर वालों को सिग्नल दे सके। अब वो लोग शिफ्ट बदल बदल कर सुरंग में रोज 12 से 14 घंटे खुदाई करने लगे और खुदाई करते करते उन्हें अब 5 महीने बीत चुके थे, मगर अब भी वो लोग उस दूरी का महज 60-70 मीटर ही खोद पाए थे। खुदाई में इतना समय लगने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और रेत बाहर रखने के लिए पूरी सुरंग को पार करना पड़ता था, जिसकी वजह से खुदाई के दौरान कई बार उनका बाहर आना जाना होता था। खुदाई के 8 महीने बाद उन्हें लगने लगता है कि अब वो बैंक वॉल्ट से बहुत करीब हैं। तभी एक सुबह खालिद देखता है कि कुछ वर्कर्स बैंक के बाहर मेंटेनेंस वर्क के लिए सड़क खोद रहे हैं। वो वर्कर्स केबल वायर्स की मरम्मत करने के लिए खुदाई कर रहे थे, जो बिल्कुल उनकी खोदी हुई सुरंग के ऊपर थे। ये देख खालिद और उसकी गैंग फौरन सुरंग में जाकर लकड़ी और लोहे के सपोर्टिंग रॉड्स को हटाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वर्कर्स की खुदाई के दौरान ये सुरंग धंस जाए और किसी को इसके बारे में कुछ पता न चले। अब खालिद को अपना पूरा प्लान चौपट होता दिखाई दे रहा था और वो फैसला करता है कि अब वो तब तक खुदाई बंद रखेगा जब तक इन वर्कर्स का काम नहीं हो जाता, जिसमें पूरे 4 महीने लग गए। अब खालिद की गैंग 4 महीने बाद फिर से खुदाई शुरू करती है और आखिरकार पूरे 14 महीने बाद वो लोग बैंक वॉल्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि खालिद चाहता तो डायरेक्ट सुरंग खोद कर ही इन डिपॉजिट बॉक्सेस को लूट सकता था, मगर उसे डर था कि अलार्म सिस्टम बजने की वजह से वो लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुरंग से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तब खालिद के दिमाग में पुलिस को गुमराह करने का वो जीनियस आइडिया आता है, जिसने उसे पूरे जर्मनी का सबसे मशहूर और शातिर चोर बना दिया। 27 जून 1995 की सुबह खालिद अपने भाई टोनी और आदिल के साथ बैंक के अंदर घुसता है। उन तीनों के हाथों में हथियार थे, जिसकी वजह से बैंक में मौजूद लोगों को वो लोग बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद खालिद और उसका भाई टोनी पुलिस के साथ नेगोशिएट करने लग जाते हैं। वहीं उनका तीसरा साथी आदिल बेसमेंट होते हुए बैंक वॉल्ट के अंदर पहुंच जाता है और वहां की जमीन खोदना शुरू करता है। जमीन में गड्ढा होते ही उनके दो और साथी, जो कि नीचे सुरंग में इंतजार कर रहे थे, अपने साथ ड्रिलिंग मशीन और हथौड़ी लेकर वॉल्ट के अंदर ऊपर आ जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए खालिद एक बंदी को एक लेटर के साथ रिहा करता है, जिसमें ये लिखा था कि उन्हें $12 मिलियन चाहिए और साथ ही साथ सभी फोन लाइंस को 5 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इन 5 घंटों के दौरान पुलिस बाहर उनके फ़ोन का इंतजार करती रहे और उसके गैंग के लोग वॉल्ट के सभी लॉकर्स को आसानी से खोल सकें। इन सेफ्टी बॉक्सेस को खोलने पर उसके अंदर सोना, चांदी और कैश के साथ साथ और भी कीमती सामान था, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन थी। और वो लोग ये लूटा हुआ सामान लेकर उस सुरंग के रास्ते फरार हो गए, जबकि पुलिस बाहर रात 2 बजे बस के साथ उनका इंतजार कर रही थी, जिसकी उन चोरों ने डिमांड की थी। सुरंग के रास्ते वो लोग गराज पहुंचे, जहां से उन्होंने खुदाई शुरू की थी और $4 मिलियन कैश जो उन्होंने पुलिस से लिया था और $8 मिलियन जो वॉल्ट से लूटे थे, वो सब लेकर वहां से गायब हो गए। उधर पुलिस ने भी जब बैंक वॉल्ट के अंदर जाकर देखा तो उन्हें जमीन पर एक गड्ढा दिखाई दिया और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि चोर सुरंग के रास्ते भाग गए हैं। और पुलिस भी उस सुरंग के रास्ते गैराज तक पहुंच गई, मगर वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब खालिद और उसका गैंग अपने घर पहुंचकर इस चोरी की खबर न्यूज़ पर देखते हैं, जिस पर यह बताया जा रहा था कि पुलिस के हाथ चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। इस खबर को देखने के बाद खालिद बहुत बेफिक्र हो जाता है और उसे इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इसीलिए वो अपने गैंग के सभी लोगों से कहता है कि वो सभी बर्लिन में ही रहें और अपने रोज़ के काम करते रहें। खालिद का यही ओवर कॉन्फिडेंस और यही गलती उन सबके पकड़े जाने की वजह बना। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस चोरी को अंजाम देने में जितनी चालाकी बरती गई, इस चोरी से बचने के लिए उतनी ही बेवकूफ़ी से काम लिया गया। अब पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, जिसमें 60 लोगों को शामिल किया जाता है। वो टीम अब हर पहलू को नज़र में रखकर तहकीकात शुरू करती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बैंक वॉल्ट से, जहाँ के चप्पे चप्पे को बारीकी से स्कैन किया जाता है। मगर इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ ना कोई फिंगरप्रिंट लगता है, ना कोई डीएनए और ना ही कोई सबूत। तब पुलिस बंदी बनाए हुए लोगों से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि चोरों के बात करने के तरीके में एक अरेबिक एक्सेंट था। अब पुलिस उस गैराज के मालिक से भी पूछताछ शुरू करती है, जो खालिद ने रेंट पर लिया था। पूछताछ में वो पुलिस को बताता है कि खालिद ने उसे ये बताया था कि वो ग्रीस का एक बिजनेसमैन है और इससे ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात अभी चल ही रही थी कि एक दिन पास में ही एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्कर पुलिस के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने 3 लोगों को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा है, जिनके चेहरे देखने में अरेबिक लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर वहां से कुछ रेत सैंपल के तौर पर उठा लेती है और उसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देती है। लैब रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट की रेत और सुरंग में मिलने वाली रेत एक ही है,
और ये चोर हो ना हो इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। अब पुलिस उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के बताए हुए हुलिये की बिना पर उन तीनों का स्केच बनवाती है और उसे टीवी और न्यूज़पेपर पर पब्लिश कर देती है। स्केच को पब्लिश किए अभी 5 दिन ही हुए थे कि तभी पुलिस के पास एक कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि उसने बैंक के पास के ही एक गैराज में एक शख्स को काम करते देखा है और उसका चेहरा न्यूज़पेपर में दिए गए स्केच से काफ़ी मिलता-जुलता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोनी अल्बराजी था, जो बैंक के पास ही अपना गैराज चलाता था और खालिद का भाई था। तब पुलिस टोनी के गैराज पहुंचकर उससे पूछताछ शुरू करती है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि वो ना तो इस चोरी के बारे में जानता है और ना ही उसे पता है कि ये चोरी किसने की है। पुलिस को ये बात साफ समझ आने लगती है कि टोनी झूठ बोल रहा है। तब पुलिस टोनी के फिंगरप्रिंट लेने के लिए उस गिलास को उठा लेती है जिससे वो जूस पी रहा था और साथ ही साथ अपने डेटाबेस में उसका नाम चेक करती है। डेटाबेस से पुलिस को पता चलता है कि टोनी का एक भाई भी है जिसका नाम खालिद अलबराजी है और चोरी और ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से वो पहले जेल की सज़ा भी काट चुका है। अब पुलिस का शक पूरी तरह टोनी और खालिद पर था, मगर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम आर्मी के साथ मिलकर उस सुरंग को बंद करने में लग जाती है और एक आखिरी बार फिर से सुरंग को स्कैन करती है, मगर इस बार इस चोरी से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत उनके हाथ लग जाता है। इस बार उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिस पर उन्हें फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं और ये फिंगरप्रिंट टोनी अल्बराजी के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं, जो पुलिस ने उसके जूस के गिलास से लिए थे। अब पुलिस टोनी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू करती है। 7 घंटे चली इस पूछताछ में पुलिस उसे इतना टॉर्चर करती है कि टोनी आखिर उनके सामने टूट जाता है और इस चोरी और अपने साथियों के बारे में सब कुछ बता देता है। पुलिस फौरन खालिद और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद सभी को 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, मगर खालिद को मास्टरमाइंड होने की वजह से कोर्ट 14 साल की सज़ा सुनाता है। हालांकि खालिद चाहता तो इस चोरी के बाद बर्लिन छोड़कर भाग भी सकता था, मगर उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे जर्मनी की सबसे बेहतरीन चोरी करने के बाद भी पकड़वा दिया। पुलिस खालिद के गैंग से बस $4 मिलियन ही बरामद कर पाई और बाकी बचे $8 मिलियन के बारे में सिर्फ खालिद ही जानता था, जिसके बारे में उसने पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर दिया। खालिद 2010 में जेल से रिहा हो गया, जहां बाहर $8 मिलियन और एक बेहतरीन जिंदगी उसका इंतजार कर रहे थे, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।